यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 15th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपना 13 वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया था। यद्यपि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक जनरल स्टडी की थी और ज़्यादा स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। वहाँ पर जो है एक फंक्शन हमने यूज़ किया था जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं और उसको हम साइज से शो करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम इस वाले वीडियो लेक्चर में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर कक्षकों की आकृति इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले एक बार हमारा 13 वीडियो लेक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप अवश्य देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप जब उसको देखेंगे तभी आपका जो है इस वीडियो लेक्चर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सकेगा। तो यहाँ पर एक शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्बिटल, हिंदी में इसको कक्षक कहते हैं। यदि हम ऑर्बिटल के बारे में बात करें, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सबसे अधिक होती है, 90% मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उस क्षेत्र को हम ऑर्बिटल या फिर कक्षक कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है या जो संभावना है वह क्या होती है। तो आप जब आप वीडियो लेक्चर नंबर 13 आप स्टडी करेंगे और उसमें आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी की बात समझ में आपको आएगी, जिसको कि हमने वेव फंक्शन साई के रूप में हमने उसको प्रदर्शित किया है। यहाँ पर अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव करता है तो उससे उसकी कुछ शेप्स बनती हैं। उन शेप्स की यहाँ पर या उन आकृतियों की यहाँ पर हमको स्टडी करनी है। मुख्य रूप से हमने 4 ऑर्बिटल्स पढ़ रखे हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इसमें से जो हमारा एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी शेप्स हम डिटरमाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इन 3 ऑर्बिटल्स की शेप की ही स्टडी करेंगे और साथ में हम कुछ और भी टर्मिनोलॉजी की स्टडी करेंगे, जिनके नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, प्लेनर नोड्स क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम 4 इलेक्ट्रॉन आगे को बढ़ाते चले जाते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। जैसे कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी इलेक्ट्रॉन में 2 में 4 बढ़ा दीजिए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और डी ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए तो वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी प्रकार से एफ ऑर्बिटल में 10 में 4 जब आप बढ़ा देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है वह हमारे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमको केवल एस, पी और डी ऑर्बिटल्स के बारे में ही पढ़ना है क्योंकि हम उनकी शेप डिटरमाइन कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। एफ में चूँकि 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं तो उसकी जो शेप बनती है वो बहुत ही क्लिष्ट या कठिन सी होती है, जिसको कि अभी हम सेपरेट नहीं कर पाए हैं। आगे जाकर के भविष्य में कभी एस ऑर्बिटल की शेप हम डिटरमाइन करेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ने का उसको प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की शेप की स्टडी करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल या गोलाकार होती है। सामने हमने उसका शेप बना रखी है, आप इसको देख रहे होंगे। इसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि स्फेयर को शो करती हैं। अगर हम इसमें 2 ही एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस बनाते तो ये स्फेयर ना होकर के सर्किल अर्थात एक वृत्त होता। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बनाते समय कि जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप स्फेरिकल या गोलाकार होती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि फुटबॉल है, गेंद है, ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। हालांकि ग्रीन बोर्ड के ऊपर या फिर कॉपी के ऊपर स्फेयर और सर्किल आप एक ही जैसा बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनको अंतर कर सकते हैं एक्सिस के रूप में। अगर हम यहाँ पे 3 अक्ष बनाते हैं एक्स, वाई और जेड तो वह स्फेयर यानी कि
गोला को रिप्रेजेंट करती है। और यदि हम यहाँ पे केवल दो ही एक्सेस बनाते x और y, तो वो एक सर्किल अर्थात एक वृत्त को एक्सप्लेन करती। वृत्त के भी एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे कि चूड़ी है, साइकिल का टायर है, रिम है। तो आप अंतर कर सकते हैं कि स्फीयर में और सर्किल में क्या डिफरेंस होता है। इसके स्फीयर में 3 एक्सेस होती हैं, x, y और z, जबकि सर्किल में केवल 2 ही एक्सेस होती हैं, x और y। उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें मोटाई या गहराई नहीं होती। जबकि स्फीयर में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ एक गहराई या मोटाई भी होती है। आप इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्फीयर का एक अच्छा एग्जाम्पल फुटबॉल या वॉलीबॉल या गेंद है, जबकि सर्किल का एक एग्जाम्पल जो है चूड़ी, साइकिल का टायर या रिम होता है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो आप इसको ध्यान से इसके अंदर 3 एक्सिस सेंटर से खींचेंगे, x, y और z। आइए अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर मैंने नोड्स या नोडल सरफेस को समझाने का प्रयत्न किया है। सामने लिखा भी है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोड या नोडल सरफेस कहलाता है। आप सामने यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस, जो फर्स्ट ऑर्बिट है हमारी 1s है, उसके आप चारों तरफ कोई भी ऐसा प्लेन नहीं देख रहे होंगे, कोई भी ऐसा सरफेस नहीं देख रहे होंगे जहाँ पर कि हल्की सी सफ़ेद रंग की धुंध ना पाई जाती हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1s के लिए नोडल प्लेन्स 0 होते हैं, जबकि 2s में आप ये अंदर 1s ऑर्बिटल देख रहे हैं और बाहर ये 2s ऑर्बिटल देख रहे हैं, और बीच में आप ये एक खाली सा स्पेस देख रहे हैं। यहाँ पर ये नोडल या फिर नोडल सरफेस को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि 2s के लिए जो नोडल सरफेस होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। 3s के लिए आप यहाँ पर ये अंदर 1s ऑर्बिटल, बाहर उसके 2s ऑर्बिटल, और 1s और 2s के बीच में आप ये खाली जगह देख रहे होंगे। इसी प्रकार से 2s और 3s के बीच में आप ये यहाँ पर रिक्त स्थान देख रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3s ऑर्बिटल के लिए जो नोड्स होते हैं वो है 2 होते हैं। तो हम नोड्स को समझ लिए हमने। नोड्स जो होते हैं वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 या 0 होती है। तो नोड्स वह स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। तो हमने यहाँ पर s ऑर्बिटल के बारे में समझा। s ऑर्बिटल को हम स्फेरिकल शेप में शो करते हैं, और बार बार हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे या इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अधिक समय हमारा खर्च होता है, बहुत अधिक स्पेस हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हम सुविधा के लिए इसको एक स्क्वायर बॉक्स के रूप में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये स्क्वायर बॉक्स बनाया है ये हमारे s ऑर्बिटल को शो करता है। तो यहाँ पर सामने आप एक बॉक्स और बना हुआ देख सकते हैं जिसमें लिखा है नंबर ऑफ नोड्स फॉर s ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1। यहाँ पर जो n है वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है। यदि हमें s ऑर्बिटल्स के लिए नंबर ऑफ नोड पता लगाने हैं तो उसको हम सिंपली n-1 से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 1s के लिए अगर आप पता लगाएंगे तो n की वैल्यू 1 है, और 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1s के लिए नोड्स जो है वो 0 आएंगे। इस प्रकार से 2s के लिए जो नोड्स होंगे वह n की वैल्यू यहाँ पर 2s के लिए 2 है, और 2 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो 2s के लिए नंबर ऑफ नोड्स 1 आएगा। इसी प्रकार से 3s ऑर्बिटल के लिए नोड्स की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 3 है, और 3 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो 3s के लिए आप नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू 2 ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप 4s ऑर्बिटल के लिए, 5s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स या फिर नोडल सरफेस की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला है केवल s ऑर्बिटल के लिए ही एप्लीकेबल है। आइए p ऑर्बिटल की शेप को डिस्कस करते हैं। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसकी शेप डंबल या डमरू के समान होती है। डंबल का मतलब एक्सरसाइज करने वाले डंबल, इनकी तरह इनकी शेप होती है। p ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। तो m की वैल्यू होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, -l से +l तक, यानी -1 से +1 तक, यानी कि -1 0 +1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सुविधा के लिए हमने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया है, px, py और
पी जेड, वह पी ऑर्बिटल जिसके लूप्स पी एक्सिस पर होते हैं उसको हम पी एक्स कहते हैं। वह पी ऑर्बिटल जिसके लूप्स वाई एक्सिस पर होते हैं उसको हम पी वाई कहते हैं। और वह पी ऑर्बिटल जिसके लूप्स जेड एक्सिस पर होते हैं उसको हम पी जेड कहते हैं। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पी एक्स ऑर्बिटल है इसके लूप्स जो हैं ये एक्स एक्सिस पर हैं, और जो पी वाई है उसके लूप वाई एक्सिस पर हैं, और जो पी जेड है उसके लूप्स जो हैं वह जेड एक्सिस पर हैं। आप इनके जब चित्र बनाएं तो थोड़े बड़े चित्र बनाइएगा, और ये आप जो लूप्स बना रहे हैं इनकी शेप बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। जैसे ये ऊपर हैं वैसे ही उनकी शेप बिल्कुल नीचे के समान, ऊपर के समान। तो जैसे ये ऊपर हैं वैसे ही इनकी शेप नीचे भी होनी चाहिए। आइए पी ऑर्बिटल के नोडल प्लेन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि नोडल प्लेन वह क्षेत्र होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। तो पी ऑर्बिटल के लिए जो नोड का जो फॉर्मूला है वह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। n-l-1, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या है और l जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है। फॉर 2p ऑर्बिटल n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि p के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है 1, तो नोड की वैल्यू इस प्रकार से 0 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए नोड्स जो हैं वो 0 होंगे। इसी प्रकार से 3p के लिए हम नोड की वैल्यू 1 और 4p के लिए नोड की वैल्यू 2, और इसी प्रकार से हम 5p 6p के लिए नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप डमरू के आकार की होती है। यदि हम बार बार डमरू के रूप में p ऑर्बिटल की शेप को बनाते हैं तो समय और जगह बहुत यूज़ होती है। तो सुविधा के लिए हम इनको 3 रेक्टेंगल बॉक्स के रूप में शो कर देते हैं। यहाँ पर जो पहला स्क्वायर बॉक्स है वह पी एक्स को शो करता है, और बीच वाला पी वाई को, और लास्ट वाला जो है वो पी जेड को शो करता है। आइए डी ऑर्बिटल की शेप को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 बढ़ा दीजिए तो डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इनकी शेप जो होती है डबल डम्बल या दुई डमरू के समान इनकी शेप होती है। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू दिगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू -2 से +2 तक, यानी कि -2 -1 0 +1 और +2। हम कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं जिनको हमने नाम दिया है dxy, dyz, dzx। इनका नाम xy इसलिए है क्योंकि इनके जो लूप्स होते हैं वो x और y एक्सिस के बीच में होते हैं। ऐसा ही dyz ऑर्बिटल के लिए कहा जा सकता है। और बाकी के 2 जो ऑर्बिटल हैं वो हैं dx² - y² और dz²। शुरू के जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम T2g सेट के अंतर्गत रखते हैं, और लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल हैं dx² - y² dz², इनको हम EG सेट के अंदर रखते हैं। इनका EG सेट और T2g सेट में रखने का उद्देश्य इनके लूप्स पर डिपेंड करता है। T2g सेट के जो लूप्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जबकि EG सेट के जो लूप्स होते हैं वह अपॉन द एक्सिस होते हैं। आप सामने इनको चित्र में समझ सकते हैं। यहाँ पर आप जो लूप्स देख रहे होंगे dxy, dyz और dzx के, वह बिटवीन द एक्सिस हैं। इनको हम पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल से शो कर देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही लूप जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला दोनों लूप एक जैसे ही हैं, पॉजिटिव, ये वाले नेगेटिव। इसी प्रकार से पॉजिटिव। आप यहाँ पर जो ये लूप्स देख रहे हैं इनको हम dx² - y² और इसको dz² कहते हैं। इनके जो लूप्स हैं वह अपॉन द एक्सिस हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव रखने का उद्देश्य क्या है ये आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा। ये जो हमारा dz² वाला जो ऑर्बिटल है इसका ये जो लूप है ये थोड़ा सा एट्रैक्शन के कारण टायर के रूप में चेंज हो जाता है, तो आप इसको एज इट इज़ ही ये बनाओगे। तो ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप आप बड़ी बनाओगे, और आप ध्यान रखोगे कि जैसा लूप आप
एक साइड बना रहे हैं, ठीक उसी शेप का जो लूप होना चाहिए वह दूसरे साइड में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सभी लूप्स एक ही शेप के होने चाहिए और थोड़े इनको बड़े आकृति के रूप में आप इनको बनाना, इनका बहुत छोटा सा शेप मत बना दीजिएगा। तो आपने देखा कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वह द्विडम्बरू या डबल डम्बल शेप के होते हैं। यदि हम बार बार इनकी इस प्रकार से शेप बनाएंगे तो स्थान और समय बहुत अधिक खर्च होगा। तो हम इनको 5 स्क्वायर बॉक्स के रूप में शो करते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर 5 बॉक्स बना दीजिएगा। ये जो पहला वाला बॉक्स है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर मैंने y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इस प्रकार से हम इनको कॉपी के ऊपर शो कर लेते हैं, जिससे कि हमारी समय और जगह की काफ़ी बचत हो जाती है। आइए डी ऑर्बिटल के लिए नोड की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, n-l-1, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या और l दिगंशी क्वांटम संख्या है। आप जानते हैं कि जो डी कक्षक होते हैं उनके लिए l की वैल्यू निश्चित होती है, 2 होती है, जबकि n की वैल्यू जो है आगे लिखा हुआ नंबर होता है। तो ये जो 3D ऑर्बिटल होगा उसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। तो नोड की वैल्यू इस प्रकार से फॉर्मूले में रखने पर 0 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 4D के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू तो फिक्स है ही 2, तो नोड जो है वो 1 आएगा। इसी प्रकार से 5D के लिए हम नोड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 2 होगा। इसी प्रकार से हम 6D 7D के लिए भी हम नोड को काउंट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नोड वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है और हम नंबर ऑफ नोड्स को n-l-1 फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये नोड्स 2 प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल नोड्स जिनको रेडियल नोड्स भी कहते हैं और प्लेनर नोड्स, इनको हम एंगुलर नोड्स भी कहते हैं। एस ऑर्बिटल केवल स्फेरिकल या रेडियल नोड्स ही रखता है, जबकि पी तथा डी ऑर्बिटल स्फेरिकल रेडियल नोड्स के साथ साथ प्लेनर और एंगुलर दोनों प्रकार के नोड्स रखते हैं। नोट्स के बारे में सामने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं जो आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे। नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट्स इज इक्वल टू n-l-1, नंबर ऑफ प्लेनर और एंगुलर नोट्स इज इक्वल टू l। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल नोट्स निकल ही आएंगे जो कि n-1 के इक्वल होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं और वह सभी के सभी पांचों ऑर्बिटल्स दोनों प्रकार के नोट्स रखते हैं, अर्थात वह स्फेरिकल रेडियल नोट्स के साथ साथ प्लेनर और एंगुलर नोट्स भी रखते हैं। लेकिन उनमें जो dz ऑर्बिटल होता है उसका कोई भी नोड नहीं होता। हमने जो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की शेप बनाई थी वहाँ पर हमने लूप्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह लगाए थे। वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह लगाने का उद्देश्य वेव फंक्शन साई को प्रदर्शित करना है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात ये कि जो p ऑर्बिटल होता है उसके एक लूप में पॉजिटिव और उसके दूसरे वाले हिस्से में नेगेटिव वेव फंक्शन को हम शो करते हैं, जबकि जो d ऑर्बिटल होता है उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव वेव फंक्शन होता है वो एक ही लूप में होता है। तो एक लूप में पॉजिटिव वेव फंक्शन होगा जिसको कि है और दूसरे वाले लूप्स में नेगेटिव वेव फंक्शन होगा। इस प्रकार ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है और सेकंड चैप्टर के लगभग हमने सभी थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। एक और वीडियो लेक्चर है जिसको कि हमको पढ़ना है वुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा और हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि इस वीडियो लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।